गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 8 अगस्त और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र क्लास 10। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बच्चों यही 4 वर्ड की आपकी वर्कशीट है। ये 4 वर्ड आज आपको समझने हैं तो आपकी पूरी वर्कशीट हो जाएगी। तो देखो हमने पिछली वर्कशीट्स में क्या समझा था, एक बार हम वो देख लेते हैं। पिछली वर्कशीट्स में हमने क्या किया था। वर्कशीट नंबर 25 में आपने ये जाना था कि किस तरीके से जो आपका उत्पादन होता है, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियां हैं वो कहाँ पर लगानी चाहिए, ठीक है। फिर जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग हैं, उनसे किस तरीके से पोल्यूशन होता है। अब आपने ये भी जान लिया था जो उद्योग लगाना है या इंडस्ट्रीज बैठानी है, औद्योगिकरण करना है, वो ऐसी जगह पर कि भाई जहाँ पर लाभ ज्यादा हो, जो मजदूर हैं वो सस्ते मिल जाए। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टी यानी कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है उनके बारे में जानेंगे। तो आप नाम से ही जैसे समझ सकते हैं, नाम से ही देखेंगे। बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है, बहु क्या होता है, कई होते हैं, राष्ट्रीय मतलब कई देशों में जिस कंपनी के ब्रांचेस होंगी उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाएगा। अब कोई कंपनी अगर आप देखिए 20वीं मिड ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा जो व्यापार था वो मोस्टली आपका कहाँ होता था, देश के अंदर ही होता था। अब ये इसका भी एक रीजन था क्योंकि अपना 1947 में हम लोग आजाद हुए थे सभी लोग, है ना। तो अब इसका एक रीजन ये था कि भाई अगर हम बाहर वाले देशों को जो हमसे डेवलप्ड हैं अंदर आने की एंट्री दे देते हैं, तो हमारे तो अभी इंडस्ट्रियां बनी नहीं हैं जो डोमेस्टिकली यानी कि जो घरेलू उत्पाद बनेंगे उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो हमसे एडवांस है, उनकी क्वालिटी हमसे अच्छी होगी और लोग अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहेंगे। तो भारत के जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो किस तरीके से कम्पीट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो बाहर का रास्ता था, बाहर से जो चीजें आई जाती, तो व्यापार खोला नहीं हुआ। फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई जिनकी वजह से भारत को अपना कंट्री को ओपन करना पड़ा। बाहर से क्या हुआ, चीजें आने लगी, जाने लगी, आयात होने लगा, निर्यात होने लगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमारा जो व्यापार से, ऐसा नहीं है कि व्यापार पहले भी होता था। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, अपनी कंपनी सेटअप की थी, पहली बार अपनी कंपनी जो सेटअप की थी वो भी तो बिजनेस ही करने आए थे ना, क्योंकि हमारे यहाँ के मसाले बड़े ही मशहूर थे। हमारे यहाँ का जो मलमल था वो बहुत ही मशहूर था। वहां पर वो ले जाकर क्या करते थे, उसको बेचते थे, 200 गुना रेट पे बेच देते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली पहले भी दो देशों के बीच संबंध कैसे होते थे, व्यापार की वजह से ही होते थे, ठीक है। तो अभी भी व्यापार की वजह से हो रहे हैं, व्यापार होता है। अब कोई कंपनी हमारे देश में आकर जब अपनी बिल्डिंग बनाएगी, अपना सेटअप लगाएगी, तो हमें उसका क्या फायदा होगा। हमें उसका ये फायदा होगा कि एक तो हमारे पास बिल्डिंग बन गई, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। देखिए ना आपने कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर मॉल होते हैं, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब इन मॉल्स में काम करने के लिए आदमी भी चाहिए, तो आदमी चाहिए तो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो भारत के देशों को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। भारत के देशों को कह रही हूँ, भारत के लोगों को रोजगार मिल गया। और फिर यहाँ पे जो जैसे कि मान लो अब बहुत सारे केक हैं, मैकडी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो चीज़ जो खाने पीने की जो सामान बनाने के लिए यूज़ होगा, जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कच्चा माल जो यूज़ होगा, वो जाएंगे और भागे भागे जाएंगे अपने देश से लेके आएंगे। वो कच्चा माल भी तो हमारे देश का यूज़ होगा ना। तो हमारे देश को यहाँ से फायदा मिल गया, व्यापारियों को उन्होंने खरीद लिया, बिल्डिंग भी बन रही है। तो ये जब वो लोग बिल्डिंग खरीदेंगे, ठीक है, यहाँ पे पैसा लगाएंगे, तो उसको कहा जाता है विदेशी निवेश, ठीक है। विदेशी निवेश उसको कहा जाता है। अदरवाइज जब तक चुपचाप हम अपना सामान ले आए, वो यहाँ से लेकर चले गए, हम उनकी कंट्री से ले आए, वो हमारी कंट्री से ले गए, तब तक वो क्या है, व्यापार है, ठीक है। तब तक वो क्या है, व्यापार है। लेकिन जब वो यहाँ आकर अपना सेटअप बना लेते हैं, अब आप कहोगे कि मैम उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है। देखिए एक तो उनका बहुत सारा कॉस्ट बच जाता है। अब यहाँ इसलिए भी आते हैं क्योंकि जो डेवलपिंग, जो हमारी जो कंट्री है, जो विकसित हो रही हैं, जो विकसित अभी प्रॉपरली हुई नहीं है, ठीक है, उन कंट्रीज में जो होता है जो बेरोजगारी होती है वो ज्यादा होती है, जो लेबर होता है ना वो सस्ता मिल जाता है,
ठीक है, लेबर काफी सस्ता मिल जाता है, जो मजदूर होते हैं काफी सस्ते मिल जाते हैं, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बच जाता है। अब वो यहाँ पे सस्ते में चीजें बनाएंगे और महंगे में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से उनको जो MNCs होती हैं उनका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, लाभ कमाना। तो ये आपका पूरा का पूरा था। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे आया? अब ये देखो, दो चीजें और वस्तुएं और जो सेवाएं देते हैं, वस्तु और सेवाएं आपके इसमें काफी यूज होगा। तो वस्तुएं क्या होती है और सेवाएं क्या होती है? तो वस्तु तो हो गई भाई, आपने, फिर से मैं जूता ही उठा लाती हूँ, पता नहीं अब रीबॉक की कंपनी है, ठीक है, तो हम लोग उससे जो यहाँ पर उन्होंने अपना लगा रखा है सेटअप, तो हम जूते खरीदते हैं या हम और कोई प्रोडक्ट ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक है। अब एक हो गई सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस क्या होती है? सर्विस होती है हमारी सेवाएं देना। अब मान लो यहाँ से, अब अपने इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा अच्छा मैथ होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ की कंपनी कहती है कि भाई हमें ऑनलाइन टीचर दे दो इंडिया को। तो ऑनलाइन टीचर अभी वहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हो गई सेवा। ओके, बस पूरी वर्कशीट में यही है, एक बार पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं, ठीक है। फिर दूसरा है उत्पादन लागत कम करने के लिए एवं अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित कर लेती हैं। ब्रिटिश कंपनी ने भी तो यही किया था ना, लेकिन बाद में उनकी नीयत बदल गई। उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो फूट पड़ी है, राजा खुद ही लड़ते रहते हैं, कभी उसको लड़वा दिया, कभी इसको लड़वा दिया, और फिर राज करने लगे। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम होने लगा जहाँ उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिल सकते थे, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर करती हैं। वैश्विक मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है, समझ में आ गया। जब चीजों का आदान प्रदान एक से ज्यादा कंपनियों के बीच में, एक से ज्यादा देशों के बीच में होने लग जाए तो वो क्या होता है, अब जैसे आप लोग स्टडीज करने जाते हैं, कई लोग विदेश में जाते हैं, कई लोग विदेश में जाके काम करते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है ना। भूमि भवन, ये इंपॉर्टेंट है, भूमि भवन मशीन एवं उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य माध्यम रहा है, शुरू से ही रहा है। जैसे मैंने कहा कि मसाले वगैरह लेकर जाते थे, तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ना या फिर एकीकरण करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे ये केस स्टडी दी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेना और इसको एनालाइज कर लेना कि भाई होंडा कंपनी ने 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव हरियाणा में हीरो समूह के संस्थापक बृजमोहन लाल गुंजाल के साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। 2.8 बिलियन 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर इस कंपनी की शुरुआत की, ठीक है। 2010 में कंपनी ने करीब 45 लाख रुपये वाहन भारत में बेचे, जो भारत के तेजी से बढ़ते हुए बाजार का करीब 48% था। लगा लो 50% तो इन्होंने बेच दिया, 2% तो कम रह गया। 2014 में होंडा ने अपने शेयर हीरो समूह को बेच दिए, ठीक है ना, उनको अपने शेयर बेच दिए। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या था, होंडा कंपनी ने 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव हरियाणा में हीरो समूह के संस्थापक के साथ अपना क्या किया था, मिलकर किया था। अब 2014 में जो होंडा कंपनी आई थी, जिन्होंने पैसे लगाए थे, अपने शेयर हीरो समूह को बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ही तो फायदा हुआ ना। अब अच्छा बच्चों चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या है? व्यापार है। मैं लिखवा दूंगी, पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? व्यापार का मतलब है बस लेन देन, ठीक है, ये लिखना नहीं है। विदेशी निवेश का क्या मतलब है कि भाई दूसरे देश की जो कंपनी है हमारे यहाँ पर आकर जमीन खरीदेगी, पैसे लगाएगी, तो वो विदेशी निवेश कहलाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है? भारत में कार्यरत किन दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। ये कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं? एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल दिए गए, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना और सस्ता लेबर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हमने क्वेश्चन देखते हैं। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? विदेशी व्यापार अतीत से ही विभिन्न देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को
विदेशी व्यापार कहा जाता है। वस्तुएं और सेवाएं जरूर लिखना है, ठीक है। जबकि किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय मतलब खर्च की गई मुद्रा या फिर पैसा को विदेशी निवेश कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताया करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है? भारत में कार्यरत किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। यह कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह होती हैं जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन पर नियंत्रण या फिर स्वामित्व रखती है। जैसे इन्फोसिस, पेप्सिको, टाटा ग्रुप, सैमसंग आदि भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इन्फोसिस सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। पेप्सिको खाद्य और पेय पदार्थों का उत्पादन करती है। ठीक है, ये बताना था। आपके 3 क्वेश्चन थे। अगर आप पहले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट को अगर आप थोड़ा सा इफेक्टिव आंसर को बनाना चाहो तो। अदरवाइज ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अच्छा बच्चों, आज ना वर्कशीट थोड़ी ब्लर आ रही है, तो ये किसी वीडियो की वजह से नहीं है, ये आपकी वर्कशीट ही ऐसी आई हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की लागत कम करना तथा अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। विकासशील देशों में उन्हें सस्ता श्रम तथा अन्य साधन आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में कारखाने की स्थापना करती हैं। तो मेन क्या है? सस्ता श्रम, बस यही एक मेन रीजन है इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। बाकी अगर फिर भी कोई पर्सन ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।